मार्च 1939 की बात है। एक अंग्रेजी महिला नैनीताल आई। उन्हें मार्च से अक्टूबर तक 8 महीने के लिए नैनीताल में ही रहना था और उनके साथ उनका एक पालतू कुत्ता भी था। जैसे ही वो शहर पहुंची, उन्होंने सबसे पहले नगर पालिका कार्यालय जाकर अपने कुत्ते का लाइसेंस बनवाने की कोशिश की। जी हाँ, कुत्ते का लाइसेंस। जिस तरह आज के मौजूदा वक्त में कुछ कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है, उसी तरह उस जमाने में हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करना और उसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था। सिर्फ इतना ही नहीं, घोड़े और खच्चरों को वीकली ऑफ भी दिया जाता था। ऊंट पर 12 आने का टोल टैक्स भी लगाया जाता था। ये कुछ नियम थे जो अंग्रेजों के जमाने में झील के शहर नैनीताल में लागू थे। जब नैनीताल ब्रिटिश इंडिया का एक अहम हिल स्टेशन बन चुका था, तब अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने हिसाब से नए कायदे कानून गढ़ने शुरू कर दिए और इनमें कुछ खास बात भी थी। ये कानून सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी बनाए गए थे। इन कानूनों का पालन करना बहुत अनिवार्य था। अगर इसमें कोई भी कोताही बरती जाती तो उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। इस वीडियो में हम आपको नैनीताल में ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप कहेंगे, अच्छा ऐसा भी हुआ करता था क्या? तो चलिए आज चलते हैं उस दौर में जहां इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी सरकारी नियमों के दायरे में आया करते थे। नैनीताल के इन अनोखे नियमों को जानने की शुरुआत करते हैं खुद नैनीताल को जानने से। साल 1941 की बात है। पीटर बैरन नाम का एक अंग्रेजी व्यापारी अल्मोड़ा पहुंचा। पीटर बैरन एक एक्सप्लोरर और घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। कई सालों से वो हिमालय की अलग अलग जगहों की यात्रा कर चुके थे और एक लंबी बर्फीली यात्राओं के बाद वो अल्मोड़ा पहुंचे। उन दिनों अल्मोड़ा ही कुमाऊं का मुख्य ऑफिस यानी कि कमिश्नरी हुआ करता था। यहाँ उनके दो करीबी दोस्त भी रहा करते थे। एक थे J.H. बैटन, जो कि यहाँ के सीनियर डिप्टी कमिश्नर थे, और दूसरे थे कैप्टन वेलर, जो कि लोक निर्माण विभाग में काम करते थे। पीटर जब अपने दोस्तों से मिले तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर पास में एक झील है, उसका पता लगाया जाए। झील के बारे में उन्होंने सुना तो बहुत था, लेकिन वहाँ का रास्ता ये उनको नहीं पता था। जब उन्होंने आसपास के लोगों से रास्ता पूछा तो किसी ने भी उनको ठीक ठीक जवाब तक नहीं दिया और कुछ लोग तो उनको गुमराह करने लगे। बैरन को लगा कि लोग जानबूझकर उनसे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद स्थानीय लोगों के लिए इस झील का कोई धार्मिक या फिर पवित्र महत्व होगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि अंग्रेज वहां पर जाएं। जब किसी से कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई तब बैरन ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने एक गाइड को भारी भरकम पत्थर पकड़ाया और कहा, इसे झील ले चलो, हमें वहां पर ये पत्थर चाहिए क्योंकि वहां पर पत्थर नहीं मिलते। अब बस इतना सुनते ही गाइड के मुंह से निकल गया, अरे वहाँ तो पत्थरों की कोई कमी ही नहीं है। अब ये बात तो साफ हो गई कि स्थानीय गाइड को झील का रास्ता पता था। इसके बाद गाइड के पास सही रास्ता दिखाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा और उसने उन्हें सही रास्ता दिखाया। इस तरह 18 नवंबर 1841 को बैरन, बैटन, वेलर तीनों साथी खैरना, कफल्टा, जाग, चौरसा होते हुए नैनीताल पहुंचे। उस वक्त नैनीताल एक शांत, हरा भरा, पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका था। अंग्रेजों के कुमाऊं में आने से पहले आसपास के गांवों के लोगों के लिए नैनीताल कोई रहस्यमय जगह नहीं थी। आसपास के गांव के लोग अपने जानवरों को चराने के लिए यहीं आया करते थे। बैरन और उसके तीनों दोस्त जब यहाँ पहुंचे तब वो चारों तरफ वादियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और वो इस जगह से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने यहीं पर नगर बसाने की ठान ली और इस तरह नैनीताल अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बनना शुरू हो गया। 1845 में जब नैनीताल एक विकसित होते पहाड़ी क्षेत्र के रूप में उभर रहा था, तब अंग्रेजों ने इस जगह को एक व्यवस्थित नगर के रूप में बसाने पर विचार किया। बढ़ती आबादी, व्यापार और स्थानीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया कि केवल स्थानीय प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर काम नहीं आने वाला। क्षेत्र के विकास और बेहतर प्रबंधन के लिए एक ऐसी संस्थान की जरूरत पड़ेगी जो विशेष रूप से नगर से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों को समझे और उन्हें योजनाबद्ध ढंग से हल कर सके। तब एक वैधानिक निकाय का गठन किया गया और ये वैधानिक निकाय थी नैनीताल में नगर पालिका कमेटी। 1845 में नगर पालिका कमेटी का विधिवत गठन किया गया। अब नवगठित नगर पालिका कमेटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नैनीताल को एक ऐसे नगर के रूप में स्थापित करना जिसकी संरचना न केवल सुंदर हो बल्कि पूरी तरीके से अनुशासित और सुचारू रूप से संचालित हो सके। उस समय नगर की तमाम व्यवस्थाएं जैसे कि पेड़ों की कटाई, मिट्टी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह डालना, घर और इमारतें बनाना, मॉल रोड जैसे मुख्य सड़कों पर लोगों की आवाजाही, फेरी लगाने के लिए लाइसेंस देना और मछलियों के संरक्षण की व्यवस्था करना, इन सभी कार्यों को बड़े ही विधिपूर्वक संचालित किया जाता था।
किसी भी आम नागरिक को अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय लेने की आजादी बिल्कुल नहीं थी। नियमों का पालन सख्ती से किया जाता था और शायद यही वजह थी कि नगर की व्यवस्थाएं नियमित और सुचारू रूप से चलती थी। किसी भी बात पर अपनी समझ से कुछ भी नया करने की छूट नहीं थी। नगर पालिका के नियमों में शहर की रोजमर्रा के छोटे से बड़े काम, सभी मुद्दों के लिए हल पहले से ही तय था और इसी कड़ी में शामिल थे कुछ नियम जो विशेषकर जानवरों के लिए बनाए गए थे। मार्च 1939 की बात है, जब एक ब्रिटिश महिला नैनीताल पहुंची तो उस ब्रिटिश महिला को मार्च से अक्टूबर तक 8 महीने के लिए नैनीताल में रहना था और उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता भी था। वो महिला नैनीताल पहुंचते ही कुत्ते का लाइसेंस बनवाने के लिए नगर पालिका गई। वहां उसे बताया गया कि उसे जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो 31 मार्च तक ही मान्य होगा। इसके बाद 1 अप्रैल से उसे कुत्ते के लिए नया लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ब्रिटिश महिला अपने 8 महीने के इस नैनीताल प्रवास के दौरान कुत्ते के लाइसेंस के लिए 2 साल का शुल्क देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन बिना विधिवत लाइसेंस के एक दिन भी कुत्ते को अपने पास रखना, इसकी अनुमति तो किसी के पास नहीं थी। अब वो कुत्ते का लाइसेंस भी लेना चाहती थी, लेकिन 8 महीने के बजाय वो 2 साल का शुल्क अदा करने के लिए भी बिल्कुल राजी नहीं थी। तब ब्रिटिश महिला की इस दुविधा को देखते हुए नगर पालिका ने सैलानी के रूप में नैनीताल आने वालों के लिए कुत्तों का लाइसेंस वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर के बजाय कैलेंडर वर्ष के आधार पर बनाना शुरू कर दिया और इस तरह ब्रिटिश महिला को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1939 में लाइसेंस जारी हुआ। कुत्तों को पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, खासकर अगर आपके कुत्ते 6 महीने या फिर उससे बड़ी उम्र के होते तो। बिना लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति कुत्ता नहीं पाल सकता था। एक बार लाइसेंस मिलने के बाद पालिका कुत्ते के लिए एक टैग जारी करती थी। उसके बाद उस टैग को कुत्ते के गले में पहनाया जाता था ताकि ये साफ हो सके कि वो पंजीकृत और ऑथराइज्ड है। लेकिन उस वक्त कुत्ते पालने के लिए लाइसेंस लेना ये अकेला नियम नहीं था, बल्कि कई और नियम तय किए गए थे। साल 1947 में नैनीताल नगर पालिका की एक बैठक हुई। इस बैठक में कुछ नियम कानून लागू किए गए, लेकिन खास बात ये थी कि इस बार ये नियम इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए बनाए गए थे। उस समय पालिका सदस्य रहे जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट ने बैठक में जानवरों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी। दरअसल नैनीताल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सामान इधर से उधर पहुँचाने का जरिया हुआ करते थे घोड़े, खच्चर और गधे। नगर पालिका तब नगर वासियों के लिए खच्चर और घोड़ों की व्यवस्था किया करती थी। इसके लिए नगर पालिका ने नैनीताल में तल्लीताल और मल्लीताल में 2 लोग नियुक्त किए थे, जिसे जब जरूरत होती तब तय दिन और समय पर कुली को घोड़े और खच्चर लेकर सामान ढोने के लिए बुला लिया जाता था। इसलिए नगर पालिका को प्रति कुली 3 पैसा और प्रति घोड़ा खच्चर 6 पैसा कमीशन देना होता था। इस तरह इन जानवरों की मदद से ही बाजारों में सामान पहुंचाया जाता और यहाँ तक कि घर की जरूरतों की चीजें भी इन्हीं से पूरी होती थी। नगर पालिका की बैठक में तब कॉर्बेट ने घोड़े, खच्चर और गधों को संचालित करने के लिए 4 जानवरों में 1 व्यक्ति रखने का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा ये फैसला भी लिया गया कि घोड़े, खच्चरों को साल में 2 महीने यानी कि जुलाई और अगस्त को छोड़कर हर शुक्रवार को अवकाश दिया जाएगा ताकि उन्हें भी आराम मिल सके। इससे पहले साल 1936 में भी नगर पालिका में एक और बैठक की गई, जिसमें बकरियों पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। एडवर्ड जेम्स का कहना था कि बकरियां नगर पालिका की सार्वजनिक संपत्तियों के साथ साथ निजी वनों को भी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए नगर पालिका ने वन की सुरक्षा को देखते हुए प्रत्येक बकरी पर प्रति माह 8 आने का कर वसूलना शुरू कर दिया। हालांकि अगले ही साल 1937 में इस नियम में थोड़े बदलाव किए गए और कुछ व्यवस्थाएं लागू की गई। इस व्यवस्था में ये तय किया गया कि 3 महीने तक की उम्र वाली बकरियों के बच्चे, जिन्हें छोने कहा जाता है, उन पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि अगर किसी की बकरी ने बच्चे दिए हैं तो 3 महीने तक उनके बच्चों पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा उस दौरान ऊंट को लेकर भी नियम बनाए गए थे। उस समय नैनीताल में कई व्यापारी ऊँटों के माध्यम से सामान ढोया करते थे। नगर की सीमा में प्रवेश करने वाले इन ऊँटों पर 12 आने का टोल टैक्स वसूला जाता था। हालांकि बाद में इसको कम कर 8 आना कर दिया गया। इसके अलावा रिक्शा संचालन और निजी साइकिल संचालन के लिए भी नियम बनाए गए थे। नगर में साइकिल चलाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी था। नगर पालिका में होटल गाइड, नाव चलाने वाले, फेरी लगाने वालों के लिए भी लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसी कारण से नगर की व्यवस्था उस समय बहुत ही अनुशासित मानी जाती
जाती थी। इन सभी नियमों को न केवल कागज में दर्ज किया गया बल्कि इन्हें सख्ती से लागू भी किया जाता था। नियमों का पालन करवाने के लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई थी और लोग भी इन कानूनों को बहुत ही गंभीरता से मानते थे। तो ये थी एक झलक उस दौर की जब नैनीताल सिर्फ एक खूबसूरत हिल स्टेशन नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के कड़े नियमों में बंधा हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी न सिर्फ इंसानों पर थी बल्कि जानवरों पर भी उतनी ही थी। नैनीताल के अतीत को जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो नैनीताल को लेकर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।